हम लोग जो बात करने वाले थे वो आपका जुरिडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार, इस पर बात होनी थी। हमने कहा था कि क्षेत्राधिकार पर जब विचार करते हैं तो धारा 6 सपठित सेक्शन 15 16 से 20 21 और 21A इनकी बात करते हैं। हालांकि 21A एक जगह पर और बात करेंगे, 21A तब भी विचार में लिया जाएगा जब हम उन उपबंधों पर विचार शुरू करेंगे जो सीपीसी में वादों की बहुलता, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, इसको निवारित करने के प्रयोजन से बनाए गए हैं। जो सेक्शन 9 आएगा इसके जस्ट बाद सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, 13, 14, 21A, these are the provisions जो सीपीसी में इस प्रयोजन से इनेक्ट हुए हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, वादों की बहुलता, इसको निवारित किया जाए। क्योंकि मुकदमा कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, मुकदमा ही नहीं, कानून बहुत अच्छी चीज नहीं है। हम तो कई बार कहते रहे कि कानून है, ये इसी बात का प्रमाण है कि लोग अच्छे नहीं हैं। क्योंकि लोग अगर अच्छे होते तो वे अपने कर्तव्य का पालन स्वयं करते हैं। कानून के माध्यम से उन पर कर्तव्य के पालन की बाध्यता इस हद तक अधिरोपित नहीं करनी पड़ती है कि यदि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हम आपको अमुक अमुक दायित्व के अधीन लाएंगे, और उन दायित्वों के प्रकार ये भी हमने निर्धारित किया। कहीं तो हम प्रतिकर दिला रहे हैं, ठीक है ना, कहीं तो हम कंपनसेशन ये अनुतोष के तौर पर दे रहे हैं, और जहां कंपनसेशन पूर्ण न्याय नहीं कर रहा, यानी कंपनसेशन से उस व्यक्ति को जिसके प्रति कर्तव्य का भंग हुआ है उसे यह अनुभव ही नहीं हो रहा कि कंपनसेशन दे देने से वो हो गया जो होना चाहिए था। तो उन दशाओं में हमने क्या, विनिर्दिष्ट अनुपालन या स्पेसिफिक रिलीफ, ठीक है, विनिर्दिष्ट अनुतोष, उसकी कल्पना की। कोई किसी का धर्मज पुत्र है और मान ही नहीं रहा कि हम आपके धर्मज पुत्र हैं, ठीक है, कि अमुक व्यक्ति मेरा धर्मज पुत्र है, दूर जाने की जरूरत नहीं। नारायण दत्त तिवारी और रोहित शेखर तिवारी का मसला बहुत पुराना नहीं हुआ, यद्यपि अब दोनों ही दुनिया में नहीं, न तो रोहित शेखर तिवारी है न नारायण दत्त तिवारी है, लेकिन मसला बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। तो कोई अपने धर्मज अथवा अधर्मज पुत्र को उस ढंग की मान्यता नहीं दे रहा, तो आप कंपनसेशन दिला दो, इससे क्या हो रहा, इससे वो मान्यता तो नहीं मिल रही। तो ऐसी दशाएं हैं जहां पर स्थिति क्या रहती है कि जो जिसके प्रति कर्तव्य का भंग हुआ है उसे यदि प्रतिकर दिला भी दिया जाए तो भी उसे पूर्ण न्याय है, उसके साथ हुआ ये अनुभव न हो, तो उन दशाओं में क्या करते हैं, विनिर्दिष्ट अनुतोष ये देते हैं। और विनिर्दिष्ट अनुतोष कहां दिए गए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसीलिए पारित करना पड़ा है। वो उसे पारित करने की जो जरूरत वो इसीलिए, और आपसे मेंस में सवाल पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में, जब फर्स्ट पेपर आपसे लिया जाएगा मेंस का तो उसमें कॉन्टेक्ट प्लस एसआरए दोनों होंगे, और एसआरए
पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, आता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष क्या है, कितने प्रकार का है, इसे देने के का जो विचार है वो उत्पन्न नहीं क्यों हुआ, और ये किताबों में लिखा आसानी से नहीं मिलता, और जबकि कुछ भी नहीं है। विनिर्दिष्ट अनुतोष कितने प्रकार का है तो गिन लो, ठीक है। इलीगल कब्जे के विरुद्ध सबसे पहले 5 और 6 में दे देता है, 7 और 8 में जंगम संपत्ति, इसके इलीगल कब्जे के विरुद्ध दे देता है। फिर 9 से शुरू हो जाता है मसला संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन, ठीक है, वो आपका पहुंच जाता है 24 और 25 तक। फिर संविदाओं का विखंडन, ठीक है, संविदा कई स्थितियों में विखंडन उसका होना, ठीक है, ये आवश्यक है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट, संविदाओं में जब वो पक्षकारों के बीच जो इनएक्चुअल संविदा हुई थी उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती, तो संशोधन संविदाओं में रेक्टिफिकेशन, उसके एकदम हिंदी में ध्यान नहीं आ रही, लिखतों का रद्दकरण, ठीक है ना, कैंसिलेशन ऑफ डीड्स 31 सेक्शन और 32 और शायद 33 भी उसी में। आंशिक रूप से जो डीड्स हैं उनका कैंसिलेशन, क्योंकि ठीक है आपने मेरे मकान का बैनामा कर दिया, जिसके पक्ष में किया उसे आपके द्वारा मेरे मकान का बैनामा कर देने के आधार पर मेरे मकान में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक गड़बड़ ये तो हुई है, वो उठाकर हमारा मकान का जो बैनामा है उसे बैंक में रखेगा, लोन ले लेगा। बैंक में सब बड़े कर्तव्यनिष्ठ और कार्यकुशल होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। उन्होंने पर्याप्त जांच ही नहीं की, उन्हें इस तथ्य का पता ही नहीं लगा कि इनफैक्ट ये बैनामा फोर्ज है, क्योंकि उस व्यक्ति ने किया जिसे मकान में कोई अधिकार था ही नहीं। हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं, जिसने अंतरण किया उसके पास तो कोई हक ही नहीं है, तो उसने अंतरित क्या किया, शून्य, पहुंचा क्या, शून्य। लेकिन कोई आवश्यक तो नहीं है कि बैंक सारी बातें जान ही लेगी, वो बड़े वो कार्यकुशल होंगे। चलो जानने का प्रयास भी करें तो भी हो सकता है न पता लगे, ये भी सही है कि अगर वो मेरे मकान की गारंटी पर लोन दे देंगे और लोन की अदायगी न होने की सूरत में वसूलना चाहेंगे तो वसूल नहीं पाएंगे, ये भी सही है, क्योंकि ये तो गलती आपकी है, आपने क्यों दिया, हमारे मकान को बेचकर थोड़ी वसूल लोगे। लेकिन हमें भी तो अपनी बात कहने के लिए जाना पड़ेगा कोर्टों में, और कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये कहना जितना आसान है, जाना तो उतना आसान नहीं है। तो अगर पहले ही हमें कोई हक हो कि इस शून्य लिखत को, जिससे हमें नुकसान पहुंच जाने की आशंका है, उसे रद्द करा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यह सारे को छोड़कर किसी भी कानून में यह व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह संविदा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहेगा अरे भाई शून्य संविदा, शून्य करनीय संविदा, हम तो इसके बारे में अनुतोष देंगे। जिन लिखतों का रद्दकरण क्या है, हमसे क्या मतलब है? तो इसके लिए यह सारे अलग से अनुतोष की व्यवस्था ये की गई है, यद्यपि शून्य है। आप मत कराइए रद्द, तो भी युग बीत जाएंगे, आपका मकान आप ही का रहेगा। मत कराइए शून्य, मत कराइए घोषित,
लेकिन नुकसान होने की संभावना चूंकि आपको है, इसलिए एक एडिशनल राइट आपको दिया गया, यू में एंजॉय, यू में, ठीक है, आप मत करिए उसको एंजॉय, लेकिन दिया गया है। तो लिखितों का रद्दकरण यह भी एक प्रकार का विनिर्दिष्ट अनुतोष हुआ। घोषणात्मक आज्ञप्तियां वो तो हमने सबसे पहले कही। उसके बाद आपके विधिक अधिकारों को नुकसान पहुंच जाने की संभावना है, तो कोई कानून आपको कोई अनुतोष उपलब्धि नहीं कराता। वो तो कहता है कि विधिक अधिकार का वायलेशन हो जाए तो आइए हमारे पास, तब हम देंगे अनुतोष। लेकिन प्रिवेंटिव रेमेडी जो किसी कानून में नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग सिविल सूट पढ़ेंगे, अब बात शुरू हो रही है क्षेत्राधिकार की। तो कहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी ए कॉज ऑफ एक्शन, एक वाद कारण होना चाहिए। वाद कारण के जन्म लेने से पहले आप कोई सिविल सूट नहीं ला सकते, मीनिंग देयर बाय देयर शुड बी ए ब्रीच ऑफ योर राइट, ओनली आफ्टर दैट यू मे फाइल द सिविल सूट। तो सामान्य स्थिति तो कानून में यही है कि पहले आपके विधिक अधिकार का वायलेशन हो, और जब वायलेशन हो ही गया तो आप कुछ भी दे दो। लेकिन फिर भी वो स्थिति नहीं आनी है जो वायलेशन होने से पहले थी। आपके 2 थप्पड़ किसी ने जाने दिए, अब तुम हमला संप्रहार में दंडित भी कर दो और साथ में कंपनसेशन ये भी दिलवा दो, तो भी 2 चांटे तो पड़ ही गए। वो इज्जत नहीं आनी है जो चांटे पड़ने से पहले थी। इसे प्रिवेंटिव रिलीफ ये होनी चाहिए, और प्रिवेंटिव रिलीफ को कौन देता है? ये सारे धारा 36 व्यादेश जारी होंगे। और व्यादेश कब जारी होंगे? जबकि आपके विधिक अधिकारों के अतिक्रमण की संभावना भी है। अगर यह सारे न हो तो विधिक अधिकार के अतिक्रमण की संभावना पैदा होने पर किसी प्रकार का सिविल सूट ये आप फाइल नहीं कर पाएंगे। सिविल सूट फाइल कर पाते क्योंकि ये सारे हैं। तो ये जो जुरिडिक्शन है आपका विनिर्दिष्ट प्रकार के अनुतोषों को देने का, ये एसआरए से पैदा हो रहा है। आपसे खूब पूछा जाता है विनिर्दिष्ट अनुतोष कितने प्रकार के हैं, तो इतने प्रकार के हैं, आप अपना गिन लीजिए, उंगलियों पर लिख दीजिए। और उन्हें देने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ऐसी स्थितियां होती हैं कि विधिक अनुतोष जो है, जो लीगल रेमेडी है, वो पूर्ण अनुतोष को उपलब्ध नहीं कराती। तो ऐसी दशाएं हैं अगर सोसाइटी में पैदा हो रही हैं तो विनिर्दिष्ट अनुतोष आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो कानून उन दशाओं में आपको अनुतोष देता है जब आपके प्रति कर्तव्य का भंग हुआ है, ठीक है ना। और कर्तव्य के भंग की दशा में वो भिन्न भिन्न प्रकार के अनुतोष आपको उपलब्ध कराता है। कभी तो इक्विटेबल रेमेडी देता है, यानी सामयिक अनुतोष, क्योंकि ये सारे से मिलता है। कभी वो लीगल रेमेडी देता है, और लीगल रेमेडी 2 प्रकार की है। कभी तो प्रतिकर के रूप में रेमेडी दे रहा है और कभी दंड भी दे रहा है। लेकिन कानून आपसे दूसरे के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसके अपालन को निवारित करने के प्रयोजन से विभिन्न प्रकार के अनुतोषों की कल्पना कर रहा है और उनके माध्यम से आपको बाध्य कर रहा है कि आप दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। यानी जो काम आपको सहज स्वाभाविक करना चाहिए
दूसरे के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसका आपको सहज पालन करना ही चाहिए। उसे कराने के लिए भी डंडे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यद्यपि वो डंडा दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, यद्यपि वो डंडा दिखाई नहीं देता। ऐसे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन जो कुछ आपको दिखाई नहीं देता, यानी जो कुछ अभिव्यक्त नहीं है, वो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है। बीज में पेड़ आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर बीज में पेड़ नहीं है तो वो आ कहां से गया? मिट्टी से आ गया, हवा से आ गया, पानी से आ गया, क्योंकि बीज तो मिट्टी में डाला था। बीज तो आपने मिट्टी में डाला था, उसमें पानी दिया आपने, उसे हवा लगी, तो या तो पेड़ मिट्टी से पैदा हो गया, या हवा से पैदा हो गया, या आपके पानी से पैदा हो गया, और या फिर बीज में ही था, नहीं तो आया कहां से? ठीक है, इसका मतलब पेड़ बीज में था, ठीक है। किस रूप में था? इस रूप में था कि बीज से पेड़ हो सकता था, ठीक है। पेड़ एक संभावना के तौर पर बीज में मौजूद था, बीज में पेड़ एक संभावना के तौर पर मौजूद था। परिस्थितियों को क्रिएट करके आपने पेड़ का जन्म लेना संभव बनाया है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, विद्यार्थी सिर्फ एक संभावना है, वो विकसित भी हो सकती है और विकसित नहीं भी हो सकती है। टीचर का रोल सिर्फ इतना है कि वो उस संभावना को संभव ये बना देता है, बस इतना ही करता है। जिसमें संभावना नहीं उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा? तो जो कुछ दिखता नहीं वो नहीं है, ऐसे तो मान नहीं सकते, ठीक है। जो कुछ नहीं दिखता वो भी है तो है ही है, ठीक है। क्योंकि देखना ये तो आपकी अपनी इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर है, ठीक है। और आपकी इंद्रियां एक निश्चित सीमा में काम कर सकती है, उससे ज्यादा तो काम ही नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए आप एक निश्चित आवृत्ति की ध्वनि सुन पाते हैं, न तो उससे ज्यादा की सुन पाते हैं, न उससे कम की सुन पाते हैं। एक निश्चित दूरी तक देख पाते हैं, लेकिन उसके आगे संसार समाप्त हो गया है, उस दूरी के आगे ये तो नहीं कहा जा सकता। वो तो है, ठीक है। तो आपको विभिन्न प्रकार के अनुतोषों से बाध्य किया गया है कि आप दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करो, जो कि कतई ठीक बात नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। इसमें कानून का होना यह सबसे खराब बात है, इससे ज्यादा तो खराब कुछ हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई है इस सोसाइटी की कि इसने खराब चीज को अच्छा मान लिया है, ठीक है। इस सोसाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें कानूनों के विनाश की ओर सोचना और बढ़ना चाहिए, हमें इस ओर जाना चाहिए कि कानून खत्म हो जाए। और हम मांग करते हैं सोसाइटी की सुव्यवस्था के लिए कि कानून और बनाइए, ठीक है। कैसी पागल हुई है दुनिया, ठीक है, एकदम मूर्खता की बात है। और कानून चाहे जितने बनाइए कुछ भी नहीं होने वाला। तो खैर, फिलहाल तो स्थिति यही है कि आपका
जो दूसरे के प्रति कर्तव्य है। दूसरा उसकी रक्षा सिर्फ एक ही अधिकार से कर पा रहा है कि वो आपके खिलाफ अपालन की दशा में, यानी यदि आप उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन ना करो तो मुकदमा लाए। ठीक है, हालांकि ये अधिकार उपयोग करने की स्थिति है, ये बहुत ही खराब स्थिति है, लेकिन फिर भी अवांछित स्थितियां आती तो नहीं है। मुकदमा उसे लाने की जरूरत ये तो हो ही सकती है। तो यदि उसे मुकदमा लाने की जरूरत है तो सवाल ये उठता है मुकदमा कहां लाए? ठीक है ना? लेकिन ये ठीक है कि मुकदमा लाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी जरूरत हो सकती है। और यदि लाना ही पड़े तो इस व्यक्ति को भी ये ख्याल और एहसास होना चाहिए कि जितने भी मुकदमे इसे लाने हैं, यदि वे, क्योंकि आप उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, तो इस अपालन से जितने प्रकार के मुकदमे पैदा होते हैं, यदि वे सारे मुकदमे एक साथ एक बार में लाए जा सके, ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, बार बार आप मुकदमा लाएं किसी व्यक्ति के खिलाफ, यह भी ठीक नहीं है। इसीलिए सीपीसी में एक नियम और भी है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, वादों की बहुलता, इसको निवारित किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह ठीक नहीं है कि बहुत सारे मुकदमे एक साथ लाए जा सकते थे, एक ही मुकदमे में सारे मुकदमे शामिल हो सकते थे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आप अनेकों मुकदमे लाए और उससे न्यायालय को भी आपने व्यस्त किया, यानी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी उसको भी व्यस्त किया, और दूसरे पक्ष को भी आप परेशान करना। तो इसकी इजाजत आपको भी नहीं मिल सकती। इसीलिए वादों की बहुलता को निवारित करने के लिए सीपीसी में प्रोविजंस हैं, और उन प्रोविजंस की चर्चा धारा 10 से शुरू होती है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 21A आगे भी है, धारा 47 भी है, अन्य प्रोविजंस भी है। तो उसकी जब चर्चा आएगी तो विस्तार से बात करेंगे उस पर। वो सारे प्रोविजंस हैं जो वादों की बहुलता को निवारित करने के लिए सीपीसी में शामिल किया गया। और यह सवाल भी आपसे बनता है कि सीपीसी में वादों की बहुलता को निवारित करने के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं, और इस रूप में आपको सीपीसी में कुछ लिखा नहीं मिलता कि वादों की बहुलता को निवारित करने के लिए कौन से प्रावधान हैं, क्योंकि वे प्रावधान यत्र तत्र फैले हुए हैं, उन्हें संकलित करना पड़ता है। ठीक है ना? तो उसकी चर्चा जब होगी तब करेंगे, लेकिन फिलहाल बात यह है कि मुकदमा आपको लाना है। तो मुकदमा लाना है, अब कहां लाएं मुकदमा, यह तय होना है, क्योंकि यह सामान्य जीवन का भी नियम है कि वाद की प्रकृति एक ही है। वाद की प्रकृति एक ही है। प्रकृति कैसी बात की कि दूसरे ने तुम्हें पीटा है, आपके शरीर के प्रति दूसरे ने अपराध नामक अपकृत्य किया है, बात की प्रकृति यही है। लेकिन पीटना भी कई प्रकार का हो सकता है। ठीक है, उसने सिर्फ आपको पीटा है, ये तकनीकी अर्थों में कहा जा सकता है, क्योंकि पीटा पीड़ा देता है। तो उसने आपको पीटा है, ये सिर्फ तकनीकी तौर पर कहा जा सकता है। मामला सेक्शन 95 का है, सेक्शन 95 आईपीसी का है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग बात करना शुरू कर दिए पुलिस रेगुलेशन पर, उसमें देखेंगे
जो पुलिस रेगुलेशन पढ़ा जाएगा अलॉन्ग विथ सेक्शन 157, तो हम देखेंगे वहां एसएचओ को ताकत है कि वो संज्ञेय अपराध की दशा में भी इन्वेस्टिगेशन न करने का निर्णय ले सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन न करने का निर्णय वो कब लेगा? तो एक दशा ये भी होगी, क्योंकि एफआईआर लिखना उसकी जिम्मेदारी है। 97 पैरा हम लोग पढ़ चुके हैं। वो कहता है कि एफआईआर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में मिली है एट वंस दर्ज की जाएगी, भले यह सत्य हो। एफआईआर लिखेगा, लिखता नहीं है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन दर्ज की जाएगी ऐसा कानून कहता है। दर्ज कर दी उसने, प्रकृति से कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो, लेकिन इसके बाद भी वो इन्वेस्टिगेशन न करने का निर्णय लेता है। क्यों? क्योंकि मामला सेक्शन 95 के भीतर आ रहा है। तकनीकी तौर पर कहा जा सकता है कि शरीर के प्रति अपराध हुआ, हो सकता कुछ भी ना हो। आपको पीटा, लेकिन साधारण उपहति, सिंपल हर्ट, यही कारित हुई है। ग्रीवियस हर्ट ये कारित हुई है। तो मामला मजिस्ट्रेट इसके द्वारा विचारित होगा। कार्य की प्रकृति एक ही है, ठीक है, कार्य की प्रकृति एक ही है, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। अब और सीरियस मामला हो गया, ग्रीवियस हर्ट है, विच इज सफिशिएंट टू कॉज द डेथ एंड दैट वाज कॉज्ड बाय यू इंटेंशनली, ठीक है, और विद नॉलेज दैट दिस टाइप ऑफ इंजरी मे बी injurious for the life of that person to whom you are going to inflict that injury, ठीक है। अब स्थिति है, अब मामला आ जाएगा सेशन में। सेशन में एक्सपीरियंस आदमी बैठा होगा, मजिस्ट्रेट में, मजिस्ट्रेसी में कम एक्सपीरियंस बैठा होगा, और 95 में एसएचओ ही फैसला कर रहा है। लेकिन एसएचओ का फैसला अंतिम नहीं है, आगे जाएगा, वो अलग बात है। यही घर में होता है, कुछ हो जाता है शिकायत भी नहीं बनती है, कुछ हो जाता है तो कुछ शिकायत की जाती है, लेकिन घर के बहुत बड़े लोगों से नहीं की जाती। कुछ होता है तो शिकायत बड़े लोगों से की जाती है। यानी वाद की प्रकृति एक ही है, वाद की प्रकृति एक ही है, नेचर ऑफ द सूट एक ही है, ब्रीच ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ है, ठीक है ना। सैलरीड कैंसिलेशन का मामला है। अभी हमने कहा ना, ये सारे में सेक्शन 31 में ये सारे आप डीड्स को कैंसिल कराने के लिए मुकदमे ला सकते हैं, ठीक है। वाद की प्रकृति एक ही है, वाद की प्रकृति के में कोई भेद नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्टेक्ट। लेकिन जिस कॉन्टेक्ट का भंग हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपए की संविदा इससे संबंधित था, या उस संविदा की जो विषय वस्तु थी, उस विषय वस्तु का अगर मूल्यांकन करें तो 2 लाख रुपए बैठता है। तो जिस न्यायालय को मामला सुनना चाहिए, सामान्य जीवन के नियम के मुताबिक, ठीक है ना, उस न्यायालय को तब नहीं सुनना चाहिए जब संविदा जिसका अपभंग हुआ, वह संविदा जिस विषय वस्तु से संबंधित है, उस विषय वस्तु की कीमत कितनी है? 20 लाख। तब नहीं सुनना चाहिए, तब थोड़ा सीनियर मामला, थोड़े वरिष्ठ को सुनना चाहिए। अब और भी ज्यादा है तो और भी सीनियर आदमी को मामला सुनना चाहिए। यानी न्यायालयों की धनी अधिकारिता ये होनी चाहिए, ठीक है। ये एक सामान्य जीवन के नियम जो हैं उनसे उठाया गया नियम है। सामान्य जीवन में भी यही होता है। आपराधिक विधि है, क्योंकि वो अपराध से ही संबंध रखती है,
तो वहां भी इस ढंग का क्लासिफिकेशन आप देखते हैं, और ये क्लासिफिकेशन होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चल सकता। सारे मुकदमे सारे न्यायालयों द्वारा नहीं सुनने जाने चाहिए, छोटे मुकदमे बड़े न्यायालयों द्वारा नहीं। क्यों? बड़े न्यायालय बिजी हो जाएंगे छोटे छोटे मामलों में, और छोटे न्यायालयों को बड़े मामले नहीं, क्योंकि वे अत्यंत महत्व के मामले हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन से संबंधित मामला शायद आर्टिकल 71 है, क्योंकि कल हम 72 बोल गए, 72 तो शायद क्षमादान की शक्तियों से संबंधित है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा महत्व का मामला है। तो मामलों के महत्व के मुताबिक वरिष्ठ और कनिष्ठ न्यायालयों द्वारा वादकरणों पर सुनवाई की अधिकारिता, ये जीवन के नियम के अनुकूल है, और इसीलिए इसको अपनाया गया है आपका सिविल लिटिगेशन सहित सभी प्रकार के वादों में, सभी प्रकार के लिटिगेशन, इसीलिए इसको अपनाया है। भाभी हम देखते हैं छोटा मामला, उन्होंने सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट वो भी सुन लेगा, 1 ईयर इंप्रिजनमेंट देने की ताकत तो उसे भी है, 1 साल की सजा और शायद 10,000 रुपए जुर्माना, कितना, उसके बाद जुर्माना अनलिमिटेड, सजा 7 साल, ठीक है, फिर जुर्माना 50,000, सजा 3 साल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। एसीजीएम सीजीएम वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, लेकिन जुर्माना अनलिमिटेड और सजा, चूंकि वो सजा मामला ज्यादा गंभीर है, इसलिए सजा पर प्रतिबंध, 7 साल से ज्यादा नहीं। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज असीमित, हर प्रकार की सजा, लेकिन मृत्युदंड पर प्रतिबंध, वो उच्च न्यायालय से कंफर्म होना चाहिए। उच्च न्यायालय मृत्युदंड दे सकता है क्योंकि सुपीरियर कोर्ट है। तो दंडों की मात्रा और गंभीरता, ये आपका वरिष्ठ और कनिष्ठ न्यायालयों द्वारा सुनवाई के संबंध में वर्गीकरण कर रही है। वही स्थिति सिविल में दिखाई देगी, यहां वादों की विषय वस्तु के मुताबिक, ठीक है, वादों की विषय वस्तु के मुताबिक मीनिंग दे रहा है, वादों की विषय वस्तु के मूल्यांकन के मुताबिक। वाद की विषय वस्तु हमने कल भी कहा, कैसे जानेंगे आप? सवाल खड़ा करेंगे, वाद किस चीज से संबंधित है, जो ऊपर आएगा वही वाद की विषय वस्तु है। और कई बार आप जब यह सवाल करेंगे कि वाद किस चीज से संबंधित है, तो जो उत्तर आएगा वो अधिकार संबंधी होगा, और अधिकार का मूल्यांकन नहीं हो सकता रुपयों में। जैसे पत्नी का यह कहना है, ये हमें भरण पोषण नहीं दे रहे, ठीक है, तो चलो भरण पोषण की धनराशि, इसका मूल्यांकन तो चलो तब भी हो सकता है, लेकिन पति का कहना है कि दांपत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन होना चाहिए, इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता रुपयों में। पति का कहना है या पत्नी का कहना है कि क्रूरता का व्यवहार है, तलाक होना चाहिए, अब इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता रुपयों में। तो जहां मूल्यांकन रुपयों में नहीं हो सकता, वहां 2 प्रकार की तकनीक अपनाई जाती है। एक तो यह देखा जाएगा कि अधिकार जिसका वायलेशन किया गया है या जिसका वायलेशन किया जाना कहा गया है, स्वयं वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे पारिवारिक मामले, ये पारिवारिक शांति का आधार है, ठीक है, और पारिवारिक शांति ही सामाजिक शांति को जन्म देगी, और कानून और व्यवस्था का प्रथम उद्देश्य यह है कि शांति और व्यवस्था रहे। तो पारिवारिक मामले, और चूंकि वहां परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े हैं, इसलिए थोड़ा मैच्योर आदमी बैठना चाहिए सुलझाने के लिए। इसलिए जब हम कचहरी गए थे तब ऐसे मामले सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां दायर होते थे, नॉट जूनियर डिवीजन के। और अब पूरे उत्तर प्रदेश, क्या पूरे भारतवर्ष में परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट अलग से गठित हो गए, और उसमें एडीजे रैंक का व्यक्ति बैठेगा, और जो प्रधान न्यायाधीश होगा पारिवारिक न्यायालय का, वो जिला जज इस रैंक का होगा,
ठीक है ना। यानी जिला जज जब आप बनेंगे तो आप इधर भी तैनात हो सकते हैं और प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ये भी हो सकता है। मैच्योर आदमी बैठा ला जाएगा, क्योंकि अधिकार जिसके संबंध में लिटिगेशन है वो बड़ा महत्व का है, तो उसके संबंध में एक टेक्निक तो ये अपनाते हैं। और अगर ये टेक्निक नहीं अपनाई गई है, यानी अधिकार जो लिटिगेटेड है वो ऐसा नहीं है जो बड़ा महत्व का हो, तो फिर आपको सुविधा दी जाती है। और जब आपको सुविधा दी जाती है तो एज ए एडवोकेट आप अपने क्लाइंट का हित देखते हैं, आप वाद की विषय वस्तु का जो मूल्यांकन कर देंगे, ठीक है, उसी पर आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, उसी पर देनी पड़ेगी। तो कोर्ट फीस हम अपने मुवक्किल की बचाते हैं। तो आप देखेंगे कई बार जो सूट की ड्राफ्टिंग होगी, यानी वाद पत्र जो तैयार किया गया होगा, उसमें एक लाइन पड़ी होगी कि वाद की विषय वस्तु का मूल्यांकन रुपयों में संभव नहीं है। अतः वाद के श्रवण हेतु, ठीक है, माननीय न्यायालय के वाद श्रवण की अधिकारिता, ठीक है, का प्रयोग हो, इसके लिए वाद का मूल्यांकन 1000 रुपए पर किया जाता है। जब वाद का मूल्यांकन रुपयों में संभव ही नहीं है तो हम 1000 रुपए भी कर सकते हैं और 1 करोड़ पर भी कर सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ पर कर दिया तो 1 करोड़ पर कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, तो हम 1000 पे नहीं करेंगे, 1000 रुपए किया जाता है और तदनुसार न्याय शुल्क सच एंड सच अदा किया जाता है। ठीक है, ये लिखा होता है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर वाद की विषय वस्तु का मूल्यांकन संभव है, ठीक है ना, तो फिर जैसे वाद जिस विषय वस्तु से संबंधित है उसका मूल्यांकन रुपयों में संभव है, जैसे मकान से संबंधित है, दुकान से संबंधित है, तो खेती से संबंधित है, तो मूल्यांकन रुपयों में संभव है। तो अगर मूल्यांकन रुपयों में संभव है तो फिर क्या होता है, उस मूल्यांकन के मुताबिक आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन मूल्यांकन वाद की विषय वस्तु का हुआ तो वाद की विषय वस्तु के मूल्यांकन के आधार पर यह माना जा सकता है कि वाद किस कीमत का है, ठीक है ना, या वाद में जो विषय वस्तु विवादित है वो किस कीमत की है, उसकी कीमत के आधार पर न्यायालयों की धनी अधिकारिता निश्चित की जाती है। यानी कानून यह बताएगा कि इस मूल्यांकन का यदि वाद है तो आप किस न्यायालय में मुकदमा दायर करेंगे पहली बार, ठीक है ना, यह धनी अधिकारिता न्यायालय की कहलाएगी और अन्य किसी न्यायालय में आप दायर नहीं करेंगे। यह कहां लिखा है, धारा 6 कहता है धन संबंधी अधिकारिता, कहता अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है, न तो अभिव्यक्त रूप से उपबंधित हो, क्यों ना किराए का मामला अगर है, ठीक है, तो चाहे 10 लाख रुपए हो चाहे 20 लाख रुपए किराया हो, आएगा सिविल जज जूनियर डिवीजन का, या तो ऐसे उपबंधित हो, यानी अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय। यदि अभिव्यक्त रूप से कुछ भी उपबंधित नहीं है किसी विशेष विषय वस्तु के संबंध में, यदि किसी विशेष विषय वस्तु के संबंध में अभिव्यक्त रूप से कुछ अन्यथा उपबंधित है कि इस विशेष विषय वस्तु के संबंध में यदि मुकदमा आएगा तो अमुक न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार होगा, ठीक है, अगर ऐसा है तब तो अमुक न्यायालय को ही होगा, क्योंकि जुडिक्शन 2 प्रकार के, धनी अधिकारिता और आपका विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता और स्थानीय अधिकारिता, ये तो होती ही है, इसके अलावा भी जनरल जुडिक्शन और एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ये भी होते हैं। जनरल जुडिक्शन का मतलब यह हुआ सामान्य तौर पर न्यायालय को मुकदमा ग्रहण करने की अधिकारिता है, और एक्सक्लूसिव जुडिक्शन का मतलब यह हुआ कि न्यायालय को विशेष प्रकार के मामले स्वीकार करने की ही अधिकारिता है, सामान्य मुकदमे सुनने की अधिकारिता नहीं है। तो जनरल जुडिक्शन, एक्सक्लूसिव जुडिक्शन, पिक्यूनरी जुडिक्शन, लोकल जुडिक्शन, जुडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर, इक्विटेबल जुडिक्शन, लीगल जुडिक्शन,
ये सब जुरिडिक्शंस के प्रकार हैं, ठीक है ना। तो अगर अभिव्यक्त रूप से कुछ उपबंधित है कि अमुक न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा, तब तो अमुक न्यायालय को ही होगा, क्योंकि एक्सक्लूसिवली उसे दे दिया गया। तो जनरल जुरिडिक्शन सीमित करके पढ़ा जाएगा, क्योंकि यही विधि के अर्थान्वयन का सिद्धांत है। ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर और लगातार बात कर रहे हैं कि सामान्य उपबंध सीमित करके पढ़ा जाता है जब विशेष उपबंध उसी दशा के लिए निर्मित हो जाता है, क्योंकि अगर आप उस दशा में सामान्य उपबंध को ही लागू कर देंगे तो फिर विशेष उपबंध तो विफल हो गया, क्योंकि सामान्य में विशेष शामिल है, विशेष में सामान्य शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि सांप का जहर इनमें है तो विशेष जहर है, जहर है इनमें। अब सांप केमिकल कंपाउंड, संख्या आदि वो भी हो सकता है। सांप का ठीक है बायोलॉजिकल, ठीक है, जो पॉइजन है जो सांप में, बर्रैया में, बिच्छू में पाया जा रहा है, ठीक है ना, वो भी हो सकता है। या आपका जो एसिडिक पॉइजन है, ठीक है, कोई एसिड है, कोई सबस, ठीक है, क्षार है, एल्कलाइन है, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जहर सामान्य बात हुई, और फिर एक्सक्लूसिव बात यह हुई कि अमुक जहर, तो अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय। एक्सक्लूसिवली कहा गया कि साहब फला कोर्ट को जुडिक्शन होगा, तो बात अलग हो गई। अदरवाइज इसकी किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह किन्हीं न्यायालयों को उन वादों पर अधिकारिता दे दे जिनकी रकम या जिनकी विषय वस्तु का मूल्य उसकी मामूली अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से यदि कोई हो अधिक। सीपीसी की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि सीपीसी किसी न्यायालय को उन वादों पर अधिकारिता दे रही है जो वाद न्यायालय की जो धन संबंधी अधिकारिता की सीमा है। अगर नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर धन संबंधी अधिकारिता की कोई सीमा विधायिका द्वारा निर्धारित की गई है या नियमों से निर्धारित हुई, क्योंकि नियम बनाने का अधिकार भी उच्च न्यायालय को है, ठीक है, और विहित का मतलब क्या हो गया, नियमों द्वारा विहित, ठीक है। और नियम कहां है, आदेश में, और आदेश संहिता का भाग है, यह डेफिनेशन क्लास से आ गया। तो अगर न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता की कोई सीमा है तो इस बात का यानी सीपीसी की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि कोर्ट की जो मामूली अधिकारिता है बात को सुनने की, उसके अंतर्गत न्यायालय उस प्रकार के वाद भी सुन सकता है जो उसकी अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से, यदि कोई धन संबंधी सीमा हो तो ज्यादा है। इसका सीपीसी का ऐसा कोई अर्थ नहीं लगाया जाएगा। हां, अभिव्यक्त रूप से कुछ अन्यथा उपबंधित हो तो बात अलग हो गई। यानी सेक्शन 6 ने यह तय कर दिया कि न्यायालय यानी सिविल सूट in which you would like to institute a civil suit because you have a need to file the civil suit, because there is someone who is not discharging, who does, ठीक है, the obligation, ठीक है, towards you, जो आपके प्रति उसका कर्तव्य और बाध्यता है उसका निर्वहन वो नहीं कर रहा है। That is why you have a need to file the civil suit, ठीक है, आपके पास ये आवश्यकता है कि आप सिविल सूट फाइल करें। अब जब आवश्यकता है तो कौन से न्यायालय में हम सूट फाइल करें, तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कौन सी, धारा 6। धारा 6 कहेगी कि चूंकि अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी भी
बात का जो सीपीसी में लिखी है उसका यह अर्थ होगा ही नहीं कि किसी भी न्यायालय को ऐसा सिविल सूट सुनने की अधिकारिता है जो उसकी धन संबंधी सीमाओं से अधिक है। ऐसी अधिकारिता ही नहीं है। मीनिंग देयर बाय आपको विचार करना चाहिए कि आपका जो सूट है, उसकी जो विषय वस्तु है, उसका जो मूल्यांकन है, वो जिस सिविल कोर्ट में आप दायर करना चाहते हैं उसकी धन संबंधी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है। ठीक है ना, ये आपको तय करना चाहिए। अगर कोई धन संबंधी सीमा लगाई गई है और अभिव्यक्त रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है ना, तो पहली चीज ये हो गई। अब इसके साथ सेक्शन 15 भी वो कहेगा प्रत्येक सिविल वाद सबसे निचले सिविल न्यायालय में दायर किया जाएगा। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि जो आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास है, 1 साल की सजा वाला मामला सुन सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, 3 साल की सजा का मामला सुन सकता है। एसीजेएम और सीजेएम है, 7 साल की सजा का मामला सुन सकता है। और सेशन कोर्ट सारे मामले सुन सकता है, यदि सजा मृत्युदंड भी दे सकता है, किंतु एग्जीक्यूशन से पहले हाईकोर्ट का अप्रूवल ये लिया जाएगा। यही तो बात है। इसका मतलब यह हुआ कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास उस मामले को नहीं सुन सकता जिसमें सजा 1 साल से ज्यादा है। ठीक है ना, लेकिन सेशन कोर्ट के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। वो मामला भी सुन सकता है जो सेशन ट्रायबल है, और वो मामला भी सुन सकता है जो ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट है। ठीक है ना, वो दोनों सुन सकता है। ठीक है, ऐसे इधर आइए, जो विभिन्न नियम बने हुए हैं उनमें यह कहा गया है, कहां बने हुए, कैसे बने, वक्त आने पर बता दिया जाएगा, लेकिन अभी आप मोटे में समझ लो बने हुए हैं कि सिविल जज जूनियर डिवीजन 5 लाख रुपए, ठीक है, जिस विषय वस्तु का मूल्यांकन है उसी के संबंध में मुकदमे सुनेंगे। सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है, हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो खैर सिविल न्यायालय है ही नहीं। हाई कोर्ट और सिविल जज सीनियर डिवीजन और आपका जिला न्यायालय, इनकी जो धन संबंधी अधिकारिता की सीमाएं हैं ये अनंत हैं। ठीक है, इन पर कोई प्रतिबंध लगे ही नहीं। तो आप ऐसा न करो कि आपके पास एक वाद कारण है जो 1 करोड़ रुपए, ठीक है, विषय वस्तु से संबंधित है, यानी उससे संबंधित विषय वस्तु का मूल्यांकन 1 करोड़ रुपए, तो तुम तो कहो हम तो सीधे हाईकोर्ट ही दायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिविल जूनियर डिवीजन तो 5 लाख रुपए ही सुनेगा। सीनियर डिवीजन, जिला जज और उच्च न्यायालय, इनकी धन संबंधी अधिकारिताएं की जो धन संबंधी अधिकारिता है उसकी सीमाएं कैसी, अनंत। ठीक है, तो अगर सेक्शन 15 ना हो, ठीक है, अगर सेक्शन 15 ना हो तो आप 1 करोड़ की विषय वस्तु के मूल्यांकन का मुकदमा उच्च न्यायालय में दायर करने की जिद ये पकड़ सकते हैं, और कानूनन तब आपको रोका नहीं जा सकेगा। इसलिए सेक्शन 15 कहता है कि नो, प्रत्येक सिविल वाद सबसे निचले सिविल न्यायालय में दायर किया जाएगा। अब 1 करोड़ की विषय वस्तु का मूल्यांकन है, ठीक है ना, तो सिविल जज जूनियर डिवीजन तो नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि धारा 6 मना कर रही है। ठीक है ना, धारा 6 मना कर रही है। लेकिन 3 न्यायालय हमारे समक्ष आ गए, सीनियर डिवीजन, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये सुन सकते हैं इस मामले को। अब इन 3 में कौन सा हम चुने? तब सेक्शन 15 कहेगा कि सबसे निचला सिविल न्यायालय, सबसे निचला इनमें से कौन सा हुआ? सिविल जज सीनियर डिवीजन। ठीक है, आप अपना मामला कहां फाइल करेंगे? सिविल जज सीनियर डिवीजन के। किसके? पिक्यूनरी जुडिक्शन के दृष्टिकोण से। ठीक है ना, अब तय होगा
एक चीज तय हो गई कि सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां दायर होना है। कैसे तय हुआ? 6 और 15 इसके समन्वय से तय हुआ कि सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां दायर होना है या सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां दायर होना है। ये कोई एक्सक्लूसिव जुडिक्शन का कोर्ट है तो बात ही अलग है, ठीक है ना। अब स्थानीय अधिकारिता, तो स्थानीय अधिकारिता पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो 16 से लेकर 20 तक बात होगी। तीसरा जो मामला आएगा वो मामला यह होगा कि जो सिविल सूट आप फाइल करने जा रहे हो उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, ठीक है ना। जिसे आपने देखा था शरीर के विरुद्ध अपराध, ये एक नेचर है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ये एक नेचर है, ठीक ना। ख्याति के विरुद्ध अपराध, ये अलग नेचर है। राज्य के विरुद्ध अपराध अलग नेचर है। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध अलग नेचर है। विवाह संबंधी अपराध अलग नेचर है, ठीक है। सिक्कों स्टांपों के विरुद्ध अपराध अलग नेचर है। यानी हर चीज का एक नेचर होता है, हर चीज की एक प्रकृति होती है। ऐसे वाद की विषय वस्तु की भी प्रकृति है। आप का जो वाद है वो संविदा के भंग से संबंधित है, ठीक है ना। वो संविदा भंग अचल संपत्ति के संबंध में है, चल संपत्ति के संबंध में है, ठीक है। किस संबंध में है ये अलग बात है, लेकिन वाद की प्रकृति क्या है? संविदा भंग। वाद की प्रकृति क्या है? रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है। पैसा, रिकवरी की हिंदी क्या होती है? प्रत्युद्धरण, ठीक है। जो पैसा है उसको प्रत्युद्धरित करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है, रिकवरी ऑफ मनी का सूट है, ठीक है। आपके वाद का नेचर क्या? बेदखली। आप खाली कराना चाहते हैं बिकॉज आप पट्टे के संबंध में मुकदमा लाए हैं। आपने पट्टेदारी खत्म कर दी है, लेकिन पट्टेदारी खत्म करते ही वो छोड़ के चला जाए तब तो दुनिया बहुत अच्छी हो गई, तब तो न्यायालय की जरूरत ही नहीं है। आपने नोटिस देकर, जैसे बताया गया है, कहा 106 में है कि मासानुमासी 15 डेज नोटिस और आपका वर्षानुवर्षी 6 मंथ नोटिस, इससे खत्म होगी पट्टेदारी, ठीक है ना। वो आपने दे दिया। अब भी 2 संभावनाएं, आपने नोटिस ही गलत दिया है, ये भी तो संभावना है, और संभावना ये भी है कि नोटिस सही है। अगर नोटिस गलत है तब तो बात ही खत्म हो गई, तब तो खत्म ही नहीं हुई कि पट्टेदारी। नोटिस सही है, फिर 2 संभावनाएं, वो छोड़ भी सकता है, नहीं भी छोड़ सकता। छोड़ दिया, बात ही खत्म हो गई। नहीं छोड़ा, अब सिविल सूट ये आएगा, ठीक है ना। और तरीका क्या है, ठीक है ना। तो बेदखली, ये नेचर हुआ आपके सूट का, ठीक है। लेकिन जैसे यहां कहा सेक्शन 6 में कि न्यायालय अगर एक्सक्लूसिवली कुछ कहा है तब तो बात अलग है, एक्सक्लूसिवली कुछ कह दिया तो बात अलग है। लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली कुछ नहीं कहा तो न्यायालय अपनी धन संबंधी अधिकारिता की स्थानीय, अपने स्थानीय तो नहीं कहना चाहिए, अपने धन संबंधी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर ही सिविल सूट सुनवाई हेतु तो ग्रहण कर सकता है। ये कहा ना सेक्शन 6। ऐसे ही उसने धारा 9 में कहा, देखें क्या कहता है। केवल मार्जिनल नोट अभी देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। कहता जब तक वर्जित न हो, जब तक वर्जित न हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारणा करेंगे। इसका मतलब बात अशर्त नहीं है, बात सशर्त है, बात सशर्त है, ठीक है। चीजों कल हम गीता का एक श्लोक देख रहे थे, उसमें अर्जुन ये कह रहा है कि जो सामने खड़े हैं ये सब अपने हैं,
इन्हें कैसे मार दें। इसका मतलब अर्जुन ये नहीं कह रहा कि मारना खराब है, ये नहीं कह रहा है वो। अगर शायद वो ये कहता कि मारना खराब है, किसी को कैसे मार दें, तो शायद कृष्ण उससे कुछ भी ना कहते। वो क्या कह रहा है? वो कहता है अपने खड़े हैं, कैसे मार दें। इसको तो मारने में उसे कोई संकोच नहीं है, अपनों से संकोच है, अपने हट जाएं, क्योंकि अपने हैं, अब कैसे मार दें। इसका मतलब अर्जुन उस राह पर बढ़ चला है जिस राह पर हम सब चल रहे हैं। और अर्जुन इसीलिए वहां मनुष्यता का प्रतीक है, वहां मनुष्य का प्रतीक है। अर्जुन सब कुछ वही कह रहा है जो आदमी कहता है या आदमी करता है। और कृष्ण इसीलिए वहां भगवान के प्रतीक हैं। कृष्ण भगवान हैं क्योंकि भगवान तो हर कोई है, ठीक है। कृष्ण ही भगवान नहीं, आप भी हैं, बस वो जानते हैं वो भगवान है, हम जानते नहीं कि हम भगवान हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। वैसे ही जैसे बच्चा बिल्कुल सही बोलता है अनजाने में, ग्रामर के रूल नहीं जानता लेकिन बोलता सही है, ऐसे ही कृष्ण है। तो अर्जुन उस रास्ते बढ़ चला है जिस पर हम सब, हमारा अपना कुछ भी गलत करे हम उसे दंडित नहीं करते, ठीक है। हम उसके साथ वो व्यवहार नहीं करते जो होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अपना है, ठीक है ना। और दूसरा हो तो सारा ज्ञान जो हमारे पास है, संविधान की सारी किताबें हमारे हाथ में आ जाती हैं, ठीक है ना। जब आप देखें ना रोज फेसबुक पर क्या होता है, उन्होंने कहा फला के खिलाफ एफआईआर लिखी, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, जबकि कानून ये नहीं है कि गिरफ्तारी तुरंत हो। लेकिन दूसरे के खिलाफ लिख गई ना, अपने खिलाफ लिख गई या अपनों के खिलाफ लिख गई, तब सारी प्रक्रिया याद आ जाती है। बस यही चीज वहां है। अगर अर्जुन शायद यह कहता कि कैसे मार दें, हम कौन हुए मारने वाले, तो शायद हो सकता कृष्ण कहते कि तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, भाई चलो छोड़ो हटाओ। लेकिन वो गलत रास्ते जा रहा है। वो कहता अपनों को कैसे मार दें। ये जो अपनों की बात है, बस यही बात सारे गीता को प्रकट करने का आधार है, क्योंकि ये बिल्कुल 100% गलत बात है। अगर अपने गलती नहीं करेंगे तो क्या दंड नहीं मिलेगा, ठीक है। अपने जो करेंगे वो देना, उसके अनुरूप उन्हें दंडित करना या पुरस्कृत करना, यह प्रत्येक सज्जन व्यक्ति का कर्तव्य है। यह प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य है। आप ये कैसे कह सकते हो कि अपने हैं कैसे मारते हैं, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये तो ठीक वही बात है जो हम लोग रोज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बात सशर्त कह रहा है अर्जुन, अशर्त नहीं है। यही बात यहां है, सशर्त है बात। देखें, कहता जब तक कि वर्जित न हो। न्यायालय सभी सिविलवादों का विचारण कर। सिविलवाद क्या होता है अभी स्पष्टीकरण में आएगा, अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। सिविलवाद जो होता हो, जो भी होता हो, उसका विचारण सिविल न्यायालय कब करेगा, जब वर्जित न हो। अगर वर्जित है तो नहीं करेगा, यद्यपि वो सिविलवाद है। वही तो अर्जुन कह रहा, यद्यपि गलत किया है इन्होंने, लेकिन अपने कैसे मार दें, ठीक है। तो बहुत ही गंदी बात कह रहा है, बहुत ही गलत बात कह रहा है, ठीक है। वही आप कुछ बेवकूफ टाइप के लोग कहते हैं ना कि कृष्ण ने युद्ध करा दिया, चाहते तो रोक लेते हैं, नहीं रोकना चाहिए। ऐसी तो हम कैसे रोक दें। वो ये कह रहा है कि अपने कुछ भी किया इन्होंने, मार कैसे दें, तो बहुत ही घिनौनी बात है जिसे कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। कृष्ण कैसे स्वीकार कर लेंगे, कोई नहीं स्वीकार कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे यहां है, सिविलवाद कुछ भी होता हो, यदि वर्जित न हो,
अगर वर्जित है तो बात खत्म हो गई। तब सिविल सूट का संज्ञान सिविल कोर्ट नहीं ले सकता, अन्य कोई कोर्ट ले तो ले, सिविल कोर्ट ये नहीं लेगा। ठीक है ना। इसके मतलब ये हुए कि अगर आपके पास सिविल सूट फाइल करने के लिए वाद कारण उपलब्ध है, ठीक है ना, सिविल सूट या कब फाइल हो सकता है ये हम चर्चा करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेटर चर्चा होगी इसकी। आपके पास सिविल वाद कारण भी है, ठीक है ना, आपके पास सिविल वाद कारण है, मात्र इतना से ही, ठीक है, आपको सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करने की अधिकारिता नहीं मिलेगी। पिक्यूनरी जुडिक्शन, लोकल जुडिक्शन तो बाद की बात हुई, बाद की बात हुई। पहली चीज, सबसे पहली चीज ये जो निर्धारित करनी है वो ये कि क्या आपके पास सिविल सूट फाइल करने के लिए सिविल वाद कारण है। अगर इसका उत्तर आया हां है, अब फिर देखना है कि आपके पास जो सिविल वाद कारण है वो जिस नेचर का है, जिस प्रकृति का है, ठीक है, उस नेचर के वाद कारण पर सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना रोका तो नहीं गया, ठीक है। अगर रोका गया है तो यद्यपि आपके पास सिविल वाद कारण है तो भी आप सिविल सूट फाइल नहीं करेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 का जो आरंभ है, जो ओपनिंग वर्ड्स हैं उसके, वही ये कहते हैं कि जब तक कि वर्जित न हो। इसका मतलब यह है कि अगर वर्जित है तो ऑल्दो यू हैव ए सिविल काज ऑफ एक्शन बट यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट ए सिविल सूट, ठीक है, बिकॉज इट हैज बीन राइट डाउन इन सेक्शन 9, ठीक है। इसलिए आप ऐसा दायर नहीं कर सकते। तो एक बात हो गई, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपके पास जो सिविल वाद कारण है उस पर सिविल कोर्ट में मुकदमा लाया जा सकता है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तब भी कुछ सवाल बचे कि सिविल काज ऑफ एक्शन पर मुकदमा लाया जा सकता था, नो डाउट, लेकिन इसी न्यायालय में मुकदमा लाया जाना चाहिए, यानी शाहजहांपुर के सिविल न्यायालय में लाया जाना चाहिए, हरदोई के सिविल न्यायालय में लाया जाना चाहिए, कहां लाया जाना चाहिए, ठीक है। इस सब का निर्धारण कैसे करें, यानी जुडिक्शन किसके कथनों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना, किसके, वादी के या प्रतिवादी के, ठीक है। और अगर वादी ने जो तथ्य बताए वो प्रथम दृष्टया ऐसे थे कि सिविल कोर्ट में दायर हो जाना चाहिए था मामला, ठीक है, लेकिन अंततः जब परीक्षण किया गया तो पता यह लगा कि नहीं दायर होना चाहिए था, यानी जुडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर नहीं था कोर्ट को, तो ऐसी दशाओं में क्या किया जाए, कौन से ऑर्डर होंगे, ठीक है, किसके कथन के आधार पर जुडिक्शन संबंधी प्रश्न का निर्धारण किया जाएगा। क्या न्यायालय अपने जुडिक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्या न्यायालय अपने जुडिक्शन को घटा सकते हैं। अगर वाद की सुनवाई में यह पता लगता है कि जुडिक्शन नहीं था तब क्या आदेश होंगे, ठीक है ना, और जुडिक्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इन सब बातों पर कल बात करेंगे। और कल हमें लगता है सेक्शन 9 शुरू हो जाएगा, देखेंगे।